हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट से तिलमिला उठा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, बड़ी लेटेस्ट खबर आ रही है जहां पर कुरैशी ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और कह दिया है कि हम बदलाव का करेंगे विरोध। जी हां दोस्तों, कश्मीर में बदलाव का विरोध करने वाले हैं कुरैशी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे और क्या क्या कहा है दोस्तों इन्होंने मोदी जी के इस 24 तारीख को होने वाले मीटिंग को लेकर। जी हां दोस्तों, से आगे आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां पर बाड़मेर बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रात के अंधेरे में कंटीले तारों को पार करके भारत में घुस आया ये पाकिस्तानी घुसपैठिया। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन IMF के बाद वर्ल्ड बैंक से इमरान के कंगाल पाकिस्तान ने फिर लिया है इतने अरब रुपए का कर्ज। जी हां दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही पड़ोसी नहीं बदल सकते, अब भारत से दोस्ती चाहता है ये देश। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कह दिया, बताएंगे कौन सा देश अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है दोस्तों। साथ ही इंटरनेशनल योगा दिवस के दिन में आज चीन में भारतीय दूतावास में योग कार्यक्रम में शामिल हुए इतने से भी ज्यादा चीनी नागरिक। बताएंगे दोस्तों कितने की संख्या में चीनी नागरिकों ने हिस्सा लिया है दोस्तों। साथ ही ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दी है ये बात। बताएंगे क्या कहा है उन्होंने। साथ ही बताएंगे आपको जहां पर कैबिनेट में फेर बदल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों से की है मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, क्या निकल करके आया है उनका सर्वेक्षण बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर योगी सरकार बना रही है जनसंख्या नियंत्रण के लिए मसौदा, 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों पर होने वाला है ये असर। बताएंगे और देंगे इसकी भी जानकारी आपको, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है, तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। और साथ ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट से तिलमिला उठा पाकिस्तान। कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर में बदलाव का करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के जल्द आयोजन की सुगबुगाहट से पाकिस्तान तिलमिला गया है दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार को कहा है कि उनका देश कश्मीर के विभाजन और उनकी जनसांख्यिकी में बदलाव के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। कुरैशी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जम्मू कश्मीर के 14 राज्य नेताओं को 24 जून को बैठक का न्योता देने के बाद आया है दोस्तों। इस बैठक में इस नव गठित केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों का खाका तय हो सकता है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के मुताबिक कुरैशी ने कहा है कि भारत को 5 अगस्त 2019 की अपनी कार्रवाई यानी अनुच्छेद 370 का खात्मा व जम्मू कश्मीर का विभाजन के बाद कश्मीर में कोई और कदम उठाने से बचना चाहिए। कुरैशी ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष व UN महासचिव को भारत के संभावित कदम के बारे में बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जैसे ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री को पता लगा है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ा बैठक करने वाले हैं दोस्तों, ऐसे में कुरैशी तिलमिला उठे हैं दोस्तों, और दे दी है ये बड़ी गीदड़ भभकी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा लिखकर दोस्तों। इनके बौखलाहट के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो बाड़मेर से ये खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर बाड़मेर बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया रात के अंधेरे में कंटीले तारों को पार करके भारत में घुस आया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर से लगती भारतीय सीमा में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। शनिवार देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुस आए 65 वर्षीय पाकिस्तानी घुसपैठिए का नाम मोइन खान वल्द सुमार खान निवासी पाकिस्तान है। सीमा सुरक्षा बल ने इसको अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है दोस्तों। पाकिस्तान से घुसपैठिए मोइन खान के भारत में आने के कारणों और गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करने की वजह के बारे में
में बीएसएफ जानकारी हासिल करने में जुट गई है। सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी विनीत कुमार ने इस घुसपैठिए की पुष्टि करते हुए रविवार को बताया है कि शनिवार रात 2 बजे के करीब भारतीय सरहद में गैर कानूनी तरीके से मोइन खान नाम के घुसपैठिया दाखिल हुआ, जिसे हमारे जवानों ने पकड़ लिया। घुसपैठिए मोइन खान से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसपैठ करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। क्या इसको वापस पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए दोस्तों, या फिर भारत में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, बताइएगा जरूर, राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चाइना आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक से इमरान के कंगाल पाकिस्तान ने फिर ले लिया 32 अरब रुपए का कर्ज। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए इस बार विश्व बैंक से 442 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया है। दोस्तों भारतीय रुपए में कर्ज की यह राशि 32 अरब रुपए से भी ज्यादा बैठती है। पहले से ही हर पाकिस्तानी नागरिक के ऊपर 1,75,000 रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। ऐसे में नए कर्ज लेकर इमरान खान देश का बेड़ा गर्क करने की राह पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को यह कर्ज पंजाब सूबे में सबसे कमजोर ग्रामीण समुदायों के लिए पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में निवेश के लिए दिया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर चीन में भारतीय दूतावास में योग कार्यक्रम में शामिल हुए 100 से भी ज्यादा चीनी नागरिक। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर इस प्राचीन भारतीय विद्या का जश्न मनाने के लिए यहां भारतीय दूतावास द्वारा रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में 100 से अधिक चीनी नागरिकों ने भाग लिया है। चीन में योग काफी लोकप्रिय है दोस्तों। 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आमतौर पर चीन में उत्साह के साथ मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा के बाद से योग के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री और उप राजदूत डॉक्टर एक्विनो विमल ने यहाँ इंडिया हाउस में हुए योग कार्यक्रम में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी को फिर से योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों कमेंट में आप भी मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं जरूर देंगे। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पड़ोसी नहीं बदल सकते, अब भारत से दोस्ती चाहता है तालिबान। बता दें अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं की वापसी की समय सीमा तय हो गई है। दोस्तों इस बदलाव के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन में जमीनी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ताजा स्थिति में भारत की अफगानिस्तान के प्रति नीति को लेकर संदेह और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इस बीच तालिबान ने कहा है कि वे अपने पड़ोसी देश भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने में विश्वास करते हैं। तालिबान ने यह भी कहा है कि कोई भी देश अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत और कश्मीर को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। दोनों देशों के साझा इतिहास और मूल्य है। भारत भी हमारा क्षेत्रीय देश है। कोई भी देश अपने पड़ोसी या अपने क्षेत्र को नहीं बदल सकता है। हमें निश्चित रूप से इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहना होगा। ये हम सभी के हित में है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अपनी कोरोना वैक्सीन के दाम छिपा रहा है चाइना। नेपाल ने कर दी इसकी कीमत उजागर तो गुस्साया ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रति खोखली हमदर्दी दिखाने वाला चीन उससे न सिर्फ महंगे दाम में वैक्सीन बेच रहा है दोस्तों, बल्कि कीमत का खुलासा करने पर भी रोक रहा है। जब नेपाल ने चीनी वैक्सीन की कीमत को उजागर किया तो चीन को गुस्सा आ गया दोस्तों। बताया ये जा रहा है कि चीन नेपाल से नाराज है क्योंकि कुछ नेपाली मीडिया प्रकाशनों ने सिनोफार्म वैक्सीन को खरीद मूल्य का खुलासा किया है, जिसके एक डोज की कीमत $10 यानी करीब करीब 741 रुपए बताई जा रही है दोस्तों। और ये आपको बता दें कि इसी रेट पर नेपाल चीन से कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीन खरीदने की योजना बना रहा है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच नेपाल की ओली सरकार ने अपने नए नवेले दोस्त चीन से कोरोना वैक्सीन की 40 लाख डोज खरीदने का सौदा किया है। सिनोफार्म कंपनी ये शर्त रखी है कि नेपाल इस वैक्सीन की खरीद की कीमत का खुलासा नहीं करेगी। कंपनी ने यह समझौता किया है कि नेपाल इसकी कीमत और डिलीवरी डेट से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं करेगी, मगर मीडिया में इसकी सूचना आने पर चीन तमा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? अगर आप भी मानते हैं कि फेक अगर दोस्ती किसी से पालनी हो तो वो चाइना ही है, तो आप भी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों।
दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर चीन के दबाव में हांगकांग छोड़ रहा है ताइवानी स्टाफ। बीजिंग की नीति को मनाने से कर दिया इनकार। बता दे चीन शासित हांगकांग के प्रतिनिधि दफ्तरों में ताइवानी कर्मचारियों ने हांगकांग का ऑफिस रविवार से छोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल इन कर्मचारियों पर चीनी सरकार की ओर से एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत करने का दबाव डाला जा रहा है। साथ ही उन्होंने चीन के ताइवान पर दावे का भी समर्थन करने को कहा गया है। दोस्तों ताइवान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि रविवार की दोपहर को 7 अधिकारी द्वीप पर लौट आए। जी हाँ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो क्या चीनी राष्ट्रपति को भी है बगावत का डर? जी हाँ, शी जिनपिंग ने पार्टी के बड़े नेताओं को दिलाई है वफादारी की शपथ। जी हाँ दोस्तों, चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वफादारी की शपथ दिलाई और उनसे मुख्य नेतृत्व को मानने और देश के आधुनिकीकरण के साथ राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए काम करने का आह्वान किया है। दिसंबर 2012 में पद संभालने के बाद से शी को आधिकारिक तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य नेता घोषित किया गया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या चीनी राष्ट्रपति को है बगावत का डर या नहीं, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो ईरान के परमाणु समझौते को लेकर विश्व शक्तियों को जागना चाहिए, ऐसा इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है। बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने पिछले सप्ताह नई गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण करने के बाद रविवार को हुई अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ईरान के नए राष्ट्रपति की आलोचना की है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि ईरान का राष्ट्रपति चुनाव विश्व शक्तियों के लिए तेहरान के साथ परमाणु समझौते पर लौटने से पहले जागने का संकेत है। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में न्यायपालिका प्रमुख कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी 62% वोट हासिल करके पद पर काबिज हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के भारत से शांति वार्ता प्रस्तावों के सच से उठाया पर्दा, चीन के दखल का खोल कर रख दिया राज। बता दें राजनीतिक विशेषज्ञों ने पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान के भारत से शांति वार्ता प्रस्तावों के कड़वे सच से पर्दा उठाते हुए चीन की दखल अंदाजी का भी राज खोल डाला है। दोस्तों ब्रिटेन में द डेमोक्रेसी फोरम यानी TDF द्वारा आयोजित एक वर्चुअल वेबिनार में एकेडमिक पत्रकारिता और कूटनीतिक के वैश्विक विशेषज्ञों के एक पैनल ने भारत के साथ शांति के लिए पाकिस्तान के प्रयासों और इस परिदृश्य में चीन की भूमिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की है। लॉर्ड ब्रूस ने कहा है कि पाकिस्तान की भारत नीति की साजिश में चीन की कूटनीतिक भूमिका को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश और ड्रैगन की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को भी जो पीछे से पुश किया जा रहा है दोस्तों वो चाइना ही है, और भारत अगर पाकिस्तान से लड़ रहा है यानी अल्टीमेटली वो इनडायरेक्टली चाइना से ही लड़ रहा है। क्या लगता है आपको दोस्तों इस बात में कितनी सत्यता है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति के लिए इस्लामिक सिस्टम ही है एक रास्ता, महिलाओं को पर्दे में रहना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो म्यांमार ने संयुक्त राष्ट्र का हथियार पूर्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव को शनिवार को खारिज कर दिया जिसके जरिए इस देश को हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया है और फरवरी में वहां हुए सैन्य तख्तापलट की निंदा की गई है। दोस्तों म्यांमार ने शुक्रवार को पारित इस प्रस्ताव को कानूनी रूप से बाध्य नहीं बताया और इसे एक तरफा तथा झूठी पूर्व धारणा पर आधारित आरोप बताया है। म्यांमार की राजधानी नेपिता में जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और महासभा अध्यक्ष को आपत्ति भेजी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर दक्षिणी चीन में फिर बड़ा संक्रमण का खतरा, कैंसल हुई सैकड़ों फ्लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों जहां पूरा विश्व इस महामारी से एकजुट होकर लड़ रहा है तो वहीं एक बार फिर से दक्षिणी चीन में संक्रमण का प्रकोप बढ़ गया है दोस्तों, जिसका सीधा असर उड़ानों पर भी पड़ रहा है। चीनी प्रशासन ने दक्षिण में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कही है ये बात। बता दें
ईरान राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीत के लिए इब्राहिम रईसी को बधाई दी है। शनिवार को घोषित राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में इब्राहिम रईसी को बड़ी जीत मिली है दोस्तों। अब वो मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेने वाले हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इब्राहिम रईसी को बधाई देते हुए लिखा है कि ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए इब्राहिम रईसी को बहुत बहुत बधाई। भारत और ईरान के संबंधों को आगे मजबूत करने के लिए मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। आपको बता दें दोस्तों कि ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी ने शनिवार को बड़े अंतर से जीत हासिल की है। रईसी देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खली खमेनेई के कट्टर समर्थक और करीबी माने जाते हैं। इसी से जुड़ी अगली खबर की अगर बात करें तो आपको बता दें कि सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी रईसी पर 30,000 राजनीतिक हत्याओं का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए होंगे आप ये बात सुनकर, लेकिन ये सच है। 1981 में रईसी लोक अभियोजक नियुक्त हुए हैं दोस्तों। 1988 में ईरान में 30,000 राजनीतिक कैदियों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार बताए गए 4 लोगों में उनका भी नाम है दोस्तों। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक रईसी के आदेश पर क्रूरता से राजनीतिक असंतोष को दबाया गया है। असंतुष्टों को अमानवीय यातनाएं देने के बाद सामूहिक रूप से फांसी पर लटका दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने भी इन पर बैन लगा दिया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, और क्या आप कांग्रेचुलेशन करना चाहेंगे रईसी को? हाँ या ना बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो रूस के राजदूत अमेरिका के लिए हो चुके हैं रवाना। जी हाँ दोस्तों, रूस के राजदूत अमेरिका लौट रहे हैं। इससे 3 महीने पहले अमेरिका और रूस के मध्य बढ़ते तनाव के बीच उन्हें वापस बुला लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो कैबिनेट में फेरबदल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों से की मुलाकात। बता दें, कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमित शाह जी और सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने भी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 और लोक कल्याण मार्ग पर हुई बैठक में हिस्सा लिया है दोस्तों। 1 महीने में केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह 6वीं बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 1 सप्ताह से केंद्रीय मंत्रियों के साथ व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली बैठक कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह उनके संबंधित मंत्रालयों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करने और विभिन्न अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है। अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में सामने आया डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले। विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का बन सकता है ये सबसे बड़ा कारण। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, पालघर और नवी मुंबई से एकत्रित कोरोना सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कम से कम 7 मामले सामने आए हैं, जबकि कई सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनसे पता लगाया जा सकेगा कि वायरस का ये वेरिएंट कितना असर डालता है। अगली खबर की बात करें तो ब्राजील में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है दोस्तों। राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये भी ब्राजील से। अगली खबर की ओर बढ़े तो यूएई एयर ट्रेवल से खबर, जहां अमीरात एयरलाइंस 23 जून से शुरू करेगी भारत की फ्लाइट्स। जी हाँ दोस्तों, भारत से यात्री 23 जून से संयुक्त अरब अमीरात के लिए फ्लाइट्स ले सकेंगे। अमीरात एयरलाइंस के मुताबिक नए ट्रेवल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक यात्रियों को लाया जाएगा। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई स्थित अमीरात एयरलाइंस ने घोषणा की है कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से यात्रियों के लिए फ्लाइट शुरू की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो दाढ़ी काटने वाले मामले में नया मोड़ सामने आया दोस्तों। यहाँ पर सपा नेता अमित पहलवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग तांत्रिक को पीटने के बाद उसकी दाढ़ी काटने के वीडियो का सोशल मीडिया पर डालने वाले अमित पहलवान को कोर्ट ने रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ऐसे में क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर योगी सरकार बना रही है जनसंख्या नियंत्रण के लिए मसौदा। 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों पर होगा इसका बड़ा असर। बता दें, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर मंथन शुरू हो गया है दोस्तों। इसके लिए विधि आयोग मसौदा बना रहा है। मसौदे के अनुसार 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सब्सिडी बंद करने और सरकार योजनाओं में कटौती का प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने रविवार को देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता
व्यक्त की है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की बात कही है। मित्तल ने ANI से बातचीत में कहा है कि विस्फोटक होती जनसंख्या के कारण अन्य समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। अस्पताल, खाद्यान्न, घर और रोजगार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमारा मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है। ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहन मानते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए और योगी जी की पहल बिल्कुल सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अनलॉक से जुड़ी खबर, जहां यूपी में 2 महीने बाद आज से खुलेंगे मॉल व रेस्टोरेंट। आपको बता दें किन किन चीजों में छूट मिलने वाली है आज से। कोरोना काल में 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में आज यानी 21 जून से रेस्टोरेंट और मॉल खुल जाएंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना होगा। रेस्टोरेंट में 50% लोग एक ही समय में रह पाएंगे। वहीं बैठक एक सीट छोड़कर होने वाली है। दोस्तों रात 9 बजे तक रेस्टोरेंट व मॉल खोले जा सकेंगे। इसके मिठाई और स्ट्रीट फूड की दुकानों में बैठकर और खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। शहरों के बाजार और दुकानें अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इससे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि सभी इसकी मांग कर रहे थे। इसके साथ ही सब्जी मंडी भी खुली रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।